Hello everyone. So I am back on this channel with another lecture in the series of modern history. आज हम इस चैप्टर में एंग्लो सिख वॉर्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो आप सभी को याद होगा इससे पहले हमने कौन कौन से जो चीफ वॉर्स थे वो पढ़े थे. उसमें से फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा था. 1757 में अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, जिसके थ्रू उन्होंने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया था. उससे पहले वो ट्रेड में अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, लेकिन अब वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे आ चुके थे. ठीक है, तो ये एक ऐसा बैटल था, बैटल ऑफ प्लासी, जिसके थ्रू उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरवीन करना स्टार्ट कर दिया था. अब उसके बाद हमने देखा बैटल ऑफ बक्सर. फिर हमने एक पानीपत की लड़ाई भी देखी थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. उसमें हमने ये देखा था कि जो मराठास थे, ठीक है, तो उस टाइम पे मुगल्स के अलावा मराठास भी एक ऐसी पावर बनते जा रहे थे जो काफ़ी ज़्यादा एनेक्सेशन कर रहे थे. ठीक है, उनकी जो पावर थी, उनकी जो ताकत थी वो बढ़ती जा रही थी इंडिया में. लेकिन इसी वजह से जो मुगल्स थे वो डरे हुए थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब मराठास पूरे इंडिया पर कंट्रोल कर लेंगे. ठीक है, तो इसी डर की वजह से उन्होंने अफ़गानिस्तान से दुर्रानी को बुलाया. ठीक है, अहमद शाह दुर्रानी. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मराठास के ऊपर अटैक किया और उनके साथ जो अलायंस मिला था वो उनको मुगल्स का मिला था. तो ये अलायंस ने जब मराठास पे अटैक किया तो वो इसमें हार चुके थे. ठीक है, ये वॉर हो गया. उसके बाद हमने ये भी देखा कैसे एंग्लो मैसूर वॉर हुए, जिससे जो सदर्न इंडिया था उसको पूरा कंट्रोल में ले लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा. फिर हमने एंग्लो मराठा वॉर पढ़े. उसमें हमने ये देखा था कि जो सेंट्रल इंडिया है, ठीक है, जो इंडिया के सेंट्रल प्रोविंसेस हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो प्रेजेंट डे में मैं आपको बता रही हूँ, तो ये सारे स्टेट्स को कंट्रोल में लेने के लिए एंग्लो मराठा वॉर हुए थे. ठीक है, फिर इसके बाद हमने अब पढ़ना स्टार्ट किया है एंग्लो सिख वॉर. ठीक है, तो एंग्लो सिख वॉर अब हम जब पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको पता है कि जो पंजाब साइड का एरिया है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे होंगे. तो जो पाकिस्तान है वहाँ तक का, सिंध तक का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम रंजीत सिंह के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था. तो रंजीत सिंह आप जानते हैं कि उन्होंने लाहौर से स्टार्ट किया था कैप्चर करना. ठीक है, और वो अपने रोल को बढ़ाते गए और वो लद्दाख तक लेकर आए. फाइन, तो अब जितने भी सतलज के उस पार जितने भी टेरिटरीज थे वो रंजीत सिंह के कंट्रोल में ही रहते थे. अब हम एंग्लो सिख वॉर पढ़ रहे हैं. हमने ये पढ़ा था जो रंजीत सिंह थे, ही वॉज वेरी ब्रेव लीडर. ठीक है, ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर. फाइन, बट इवन आफ्टर हैविंग गुड रिलेशंस विथ ब्रिटिश, ऐसा क्यों हुआ कि एंग्लो सिख वॉर होना पड़ा, ऐसी क्या ज़रूरत आ गई थी? तो वो हम इसी में पढ़ेंगे. इसके सीरीज़ में हम 2 वॉर्स पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड. तो वील बी डिस्कसिंग दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अनअकैडमी प्राइस हाइक अलर्ट लेकर आया है. व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, देन यू शुड यूज़ द कोड सिंपल YT. दिस कोड विल गेट यू अ डिस्काउंट ऑफ 10%. ठीक है, तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के थ्रू काफ़ी और भी बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी. और वो बेनिफिट्स के साथ साथ, इफ़ यू आर सिंसियरली विलिंग टू प्रिपेयर फॉर UPSC, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द सब्सक्रिप्शन. ठीक है, तो इफ़ यू आर सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी प्लस, तो आपको एक कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है. ठीक है, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ. फाइन, सो गो फॉर द सब्सक्रिप्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड सिंपल YT. Now this is an all India free mock test which is called by the name of Unacademy Aspire. इसके थ्रू जितने भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं उनको टेस्ट देने का मौका मिलेगा अनअकैडमी पर. ये जो टेस्ट की डेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल डेट्स हैं, क्योंकि 10th और 25th, एक महीने में 2 बार ये टेस्ट कराया जाएगा, एक 10th को और एक उसी मंथ की 25th को. Fine, so all those who wants to participate in this particular test, they need to enroll for it, and for the enrollment you can get the link in the description. So the students who will be applying for this test, and after getting the scores, the top 50 rankers, they will be getting exciting prizes and scholarships from Unacademy. जो top 1 to 3 होंगे उनके लिए free subscription Unacademy देगा उनको. Okay, so this test is going to be held on 25th of October at 10 AM. Note these dates and do apply for the test. It is for your benefit.
अब अनअकैडमी की एक और बहुत ख़ास बात है कि आपको लैंग्वेज के बेसिस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. फाइन, यू शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, यू शुड नॉट फेस एनी लिंग्विस्टिक बैरियर. तो अनअकैडमी आपके लिए 3 तरीके के कोर्सेज क्लासेस लेकर आया है जिसमें आप अपनी लैंग्वेज कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बाइलिंगुअल. ऑल दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दे कैन गो फॉर बाइलिंगुअल क्लासेस. वहाँ पे उनको जो लेक्चर्स मिलेंगे, फाइन, जो भी एजुकेटर्स होंगे वो आपको उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा वो बाइलिंगुअल होगा. जो स्टडी मटेरियल है वो सब आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा. देन all those who are comfortable in English they can purely go for English batches. Fine, the material, the study material, the lectures, the syllabus, ठीक है, everything would be in English. अब जो लोग हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हिंदी के क्लासेस लगाए जाएंगे अलग से. जितना भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो भी हिंदी में ही प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, जो टेस्ट होंगे वो भी हिंदी में ही कराए जाएंगे. सो एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग वुड बी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस ओनली. ठीक है, these courses have started already, so get the subscription on Unacademy and go for these classes. Now with one subscription on Unacademy you are getting unlimited benefits. Okay, benefits like you can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by the top educators of India. ठीक है, इंडिया में जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ऑल द एजुकेटर्स जिनकी भी एस्पिरेंट्स को ज़रूरत है, अनअकैडमी उन सभी एजुकेटर्स को एक ही स्टेज पर लेकर आया है जहाँ पे बच्चे एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू उन सभी को अप्रोच कर सकते हैं. Fine, so the syllabus coverage would be taken care by Unacademy itself. You don't have to worry about them. Then the regular doubt clearing sessions would help you to solve all your queries. ठीक है, एंड इट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ योर कन्वीनियंस. ठीक है, अगर आपको हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा में आपकी क्वेरीज हैं वो सारी सॉल्व की जाएंगी. ओके, एंड ऑल्सो आंसर राइटिंग सेशंस. दीज सेशंस वुड help you to improve the quality of your answers. Fine, you are writing anything and you are writing that thing with some very good essence. ठीक है, तो उसका फ़र्क पड़ता है. So this will boost up your confidence as well as the ample amount of practice you will be getting through this session would help you in maintaining your answer writing. फाइन, तो स्टडी मटेरियल जितना भी होगा वो आपको वीडियोस तो अवेलेबल रहेंगी ही, साथ ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कराए जाएंगे. देन throughout this process, okay, if you face any problem, any issue, you can reach out to the mentor. At the time of subscription you will be getting a personal mentor and he or she will be guiding you through this entire process. ठीक है, आप उनके थ्रू आपके जो भी मैसेजेस हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको किसी एजुकेटर के पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आ रहा है आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, ईच एंड एवरी इशू वुड बी रिजॉल्व बाय योर मेंटर्स. Fine, so you see getting a subscription on Unacademy is so much beneficial for the aspirants. These are the things that you will be getting after subscribing to Unacademy Plus. फाइन, तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट डे इट्सेल्फ जैसे कि स्ट्रक्चर्ड बैचेस वहाँ से स्टार्ट होगा टिल द लास्ट डे, दैट इज़ इंटरव्यू प्रिपरेशन. ओके, थ्रू आउट दिस जर्नी Unacademy इज स्टैंडिंग विथ यू. It will be tracking your performance, it would be tracking your preparation. Okay, you will be getting proper notes, you will be getting the proper study material. ठीक है, जो टॉपर्स हैं उनकी तरफ से जो उनकी बुक लिस्ट है, जो उनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है, एंड देयर प्लान्स, एवरीथिंग वुड बी शेयर्ड. जो टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है, उनका गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. तो उसी गाइडेंस को फॉलो करते हुए आप आगे चल सकते हैं. एंड Unacademy इज़ देयर टू ट्रैक योर परफॉर्मेंस. अब देखिए, जो भी बच्चे हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हैं सारे बैचेस है उनके लिए. सिलेबस की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है. सी, इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्टडी इन द डे टाइम देन यू कैन गो फॉर द लेट नाइट बैचेस. फाइन, वो बैचेस भी उतने ही एफिशिएंटली पढ़ाए जाएंगे जितना कि डे टाइम में पढ़ाए जाएंगे. फाइन,
So for optionals, you don't have to run here and there. You will be getting a vast range of optionals there. You will get all the resources related to whichever optional you have chosen. Okay, prelims, then the mains test and the interview, ऐसे राइटिंग, ठीक है, सारे फॉर्मेट्स कवर किए जाएंगे, आपको उसकी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. फाइन. देन परफॉर्मेंस एनालिसिस, अ पॉजिटिव परफॉर्मेंस एनालिसिस वुड बी देयर, जिससे कि आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि अभी आपने कितना रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है एंड हाउ मच इज़ रिमेनिंग. Fine. So these are the benefits that you will be availing. And so you are going for the subscription, then apply the code SimpleYT. Okay, it will get you 10% extra off. Champions Conclave. Okay, this is a session where all the toppers of UPSC 2019 will be gathering and they will be telling their tips, the tricks, plans and their strategies, their timetable, and like what all the things they have followed throughout their preparation journey. They'll be sharing their experience. ठीक है, सो एवरीथिंग अबाउट देम, उससे कि आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आपको जो भी चीज़ें सही लगती है कि आप उन चीज़ों को अपने टाइम टेबल में या अपनी प्रिपरेशन में इंस्टॉल कर सकते हैं. दैट वुड इंक्रीज द चांसेस ऑफ योर एंट्रेंस इनटू दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम. ठीक है, तो आप वो चीज़ों को वहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं एंड उसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस भी कर सकते हैं. सो दिस सेशंस आर ऑलवेज अवेलेबल फ्रॉम 10 AM to 12 AM एंड यू कैन वॉच दैम एज वेल. T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ एक ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ है जिसमें कि 7:30 पे डेली 20 क्वेश्चंस आएंगे. उसमें आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए एंड आफ्टर 20 मिनट्स यू विल बी सबमिटिंग इट. Again, after submission you will be getting a report card. Okay, it would be a detailed test analysis जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि करंट अफेयर्स में आपकी कितनी ज़्यादा पकड़ है. एज यू ऑल नो दैट करंट अफेयर्स इज़ द मेजर पोर्शन ऑफ योर प्रिपरेशन. ओके, तो करंट अफेयर्स में आपकी कितनी ज़्यादा पकड़ है आपको वो समझ आएगा. आप कितने अपडेटेड हैं और कितना अपग्रेड करते जा रहे हैं, आपको वो सारी चीज़ें भी आप खुद से ही एनालाइज कर पाएंगे. Okay, so the links to our channel are given below in the description. You can just click on those links and join our channel. वहाँ पे ना कि आपको सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी बट ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द थिंग्स रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, लाइक फॉर द मोटिवेशनल वीडियोज़, द डेली न्यूज़ एनालिसिस. ओके, और जितने भी अभी UPSC के ऑन गोइंग एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड स्टफ्स भी आपको वहीं पे मिलेंगे, लाइक the cut-off marks and what are the things that the toppers of UPSC are telling to the aspirants. ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी. So click on those links to join our channel. Now we'll be starting with our chapter that is एंग्लो-सिख वॉर. ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं बेसिकली पंजाब के जो वहाँ से जो प्रेसिडेंसी स्टार्ट होती है हम उसके बारे में पूरा पढ़ रहे हैं. So in this particular chapter it is necessary to study about महाराजा रंजीत सिंह. Although हमने रंजीत सिंह के बारे में एक काफ़ी बड़ा लेक्चर अटेंड करके हमने उनकी काफ़ी सारी खूबियाँ पढ़ी थी. फाइन, वो कितने अच्छे लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर थे. उनकी जो खालसा आर्मी थी वो इंडिया की उस टाइम पे सबसे पावरफुल, फाइन, एंड सबसे बोल सकती हूँ मैं वेल सेटेड, ठीक है, वेल सेटअप आर्मी उस टाइम पे वही थी. तो अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, इनफैक्ट नॉट ओनली इंडिया, इट वाज एशियाज़ लार्जेस्ट इंडिजिनस आर्मी. ओके, तो अब हम उनके बारे में थोड़ा सा बस रिवाइज करेंगे. फाइन, सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट ही वाज बोर्न इन 1780 टू द लीडर ऑफ सुकर चकिया. ठीक है, मैंने आपको बताया था उनके जो मिज़िल का नाम था वो सुकर चकिया था. मिज़िल इज़ दो स्मॉल पार्ट्स. ठीक है, पंजाब प्रेसिडेंसी में वो कुछ स्मॉल पार्ट्स होते थे जिन पे अलग अलग रूलर्स रूल करते थे. तो उनके फादर जो थे वो मिज़िल, जो सुकर चकिया नाम था, उस मिज़िल को वहाँ पे रूल करते थे. फाइन, सो मिज़िल ऑफ द सिख कॉन्फेडरेसीज इन पाकिस्तानी पंजाब. So he was born in Pakistani Punjab
then he was called Sher-e-Punjab. Okay, this was his famous name, like he was called Sher-e-Punjab. Became the Maharaja of Punjab in 1801, successfully resisted many Afghan invasions and also captured Lahore under their control. So he was a very powerful leader. He was also a very good administrator. तो इसी के चलते उन्होंने जो महाराजा वो बन गए थे पंजाब के 1801 में, और उसके बाद जो अफ़गान इन्वेजन्स हो रहे थे इंडिया में उनको भी वो बहुत सारे इन्वेजन्स को उन्होंने रोक दिया था. फाइन. सो हिज फर्स्ट ट्रायम्फ वाज विनिंग लाहौर. ठीक है, तो उनकी जो पावर राइज होना स्टार्ट हुई थी वो लाहौर को जीतने के बाद ही स्टार्ट हुई थी. सो ही वन लाहौर एंड इट बिकेम हिज कैपिटल. Now, what happened to Sikh Empire under his control, under his rule? His Sikh Empire included lands to the north of Satluj River and south of the northwestern Himalayas. His empire included major towns like Lahore, Multan, Srinagar, Atuk, Peshawar, Rawalpindi, Jammu, Sialkot, Amritsar and Kangra. So this is the extent of his reign, कि कहाँ से कहाँ तक वो रूल किया करते थे. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द नेम्स दैट यू माइट हैव हर्ड ऑलरेडी. तो ये सारे जो नाम हैं इन सारी जगहों पर ही वो रूल किया करते थे. एंड एज आई टोल्ड यू दैट ही हैड वेरी गुड रिलेशंस विद ब्रिटिश. He had men from different races and religions in his army. As I told you that his army was very very famous because it was the best army in Asia at that time. He maintained an army very efficiently in warfare, logistics and infrastructure. फाइन. ऐसा नहीं था कि उनकी आर्मी बस मैन पावर में ही अच्छी थी. मैन पावर के अलावा उन्होंने अपनी आर्मी की मॉडर्नाइजेशन पे काफ़ी ध्यान दिया था. जो फ्रेंच ट्रेनर्स थे उनको बुलाया था सो दैट हिज आर्मी कुड बी द बेस्ट. ठीक है, तो वो वॉरफेयर के साथ साथ लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मेंटेन करते थे. After his death in 1839, there was a struggle for succession among his many relatives. This marked the process of disintegration of the empire. ठीक है, तो हमने एंग्लो मराठा वॉर पढ़े थे. उसमें भी जो हार का एक रीज़न था वो यही था कि फैमिली टसल स्टार्ट हो गया था. ठीक है, जो डिस्प्यूट था वो अब फैमिली मेम्बर्स के बीच में स्टार्ट हो गया था गद्दी को लेकर. ठीक है, थ्रोन को लेकर स्टार्ट हो गया था. तो सिख एम्पायर में भी ऐसा ही कुछ हुआ. एंड दिस लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सिख एम्पायर. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट लेजिटिमेट सन खरक सिंह. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, ऑल्दो देयर वॉज फैमिली टसल, लेकिन फैमिली टसल के होते हुए भी जो एल्डेस्ट सन थे उनके खरक सिंह, उनको वहाँ का रूलर बनाया गया. अब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो 1845 से लेकर 1846 तक चला था. ठीक है, तो नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट इट. सो after the death of Ranjit Singh, his minor son Dalip Singh came to the throne. Taking benefit of this weakness, British lured some of the Sikh Sardars. Under the impression that British would invade the Punjab, the Sikhs attacked the British. The Sikhs were defeated in First Anglo-Sikh War. So this was a very, there was a little टाइम पीरियड फॉर दिस वॉर. लाइक क्या हुआ था, उनके जो फर्स्ट सन थे, जो एल्डेस्ट सन थे खरक सिंह, बेसिकली उनको सबसे पहले थ्रोन मिला था. लेकिन मैंने आपको बोला था कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो आपस में ही लड़ने लगे थे. तो उनका जो दूसरा बेटा था वो दलीप सिंह था. दलीप सिंह अब थ्रोन पे आ चुके थे. जब उनके आने के बाद ब्रिटिश जो कंपनी है उनको ये लगा कि दैट ही इज़ अ वीकर रूलर. ओके, सो टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस वीकनेस, उन्होंने कुछ सिख सरदार्स थे उनको कैप्चर कर लिया. ठीक है, उनको परेशान करना स्टार्ट कर दिया. तो जब ये सारी हरकतें देखी उन्होंने सिख्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उनको ये सस्पिशन हुआ कि ऐसा हो सकता है कि पंजाब को भी अटैक कर दे, ब्रिटिश कभी अपने अंडर कंट्रोल ले ले. अभी पंजाब फ्री था. ठीक है, सिक्स के कंट्रोल के नीचे था. अब अगर वो वीक है, लाइक दे वर ऑलरेडी वीक एंड ब्रिटिश वर कंसिडरिंग देम वीक, तो ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिश अपना एनेक्सेशन बढ़ा के पंजाब तक ले आए. ठीक है, तो इसी के वजह से उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अटैक कर दिया और दिस लेड टू द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर. मेजर ब्रॉड
was placed in Amritsar as the East India Company's agent in 1843. ठीक है, तो ये जब लड़ाई स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे मेजर ब्रॉड थे एंड ही वॉज प्लेस्ड इन अमृतसर एट दैट टाइम एज ईस्ट इंडिया कंपनीज एजेंट. The British were already watching the developments in Punjab political front and had territorial ambitions there as in parts of the subcontinent. The Sikh forces crossed the Satluj in December 1845 and took offensive positions against the English forces. Subsequently, battles were fought in different places and English victory at Sobrown led to signing of Lahore Treaty in 1846 which ended the war. ठीक है, ये वॉर कैसे ख़त्म हुआ था? जो वॉर का रीज़न था वो मैंने आपको बताया दैट द सिक्स वर सस्पिशियस ऑफ ब्रिटिश. दे थॉट दैट ब्रिटिश वुड बी कंट्रोलिंग द पंजाब प्रेजिडेंसी नाउ. फाइन. तो इसी के चलते उन्होंने अटैक कर दिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर. जिस जब ये वार हुआ उसको हार गए थे सिक्स. और ये वॉर को एंड करने का एक ही तरीका था, कोई ना कोई ट्रीटी साइन होनी थी. तो कौन सी ट्रीटी साइन हुई फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में? वो थी लाहौर ट्रीटी. 1846 में लाहौर ट्रीटी साइन की गई. फाइन. सो व्हाट वाज लाहौर ट्रीटी? लाइक ट्रीटी ऑफ लाहौर दैट वाज साइंड इन 1846. अंडर दिस ट्रीटी महाराजा दुलीप सिंह who was the ruler of Punjab was to remain its ruler with his mother Jindan Kaur as regent. The Sikhs had to cede the Jalandhar Doab to the British. The Sikhs were also asked to pay a very huge war indemnity to the English, but since they could not pay all of it, part of it was paid, and to make up for remaining, Kashmir, Haraza and all territories between the Bias and Indus rivers were given to the English. तो ट्रीटी ऑफ लाहौर को अगर आप सिंपल टर्म्स में समझे तो ये है कि पहली चीज़ ये थी, जो महाराजा दुलीप सिंह थे उनको राजा बनाया गया, वहाँ का रूलर बनाया गया. एंड जब तक वो संभालने लायक नहीं हो जाते तब तक वहाँ पे उनकी मदर जिंदल कौर ने रूल किया. ठीक है, उनकी प्लेस पर. तो जब ये चीज़ हुई उसके बाद उन्होंने जलांधर दोआब ले लिया था एक तो ब्रिटिश ने. दूसरी चीज़ क्या हुई, जो वॉर इंडेमनिटी मैंने आपको बताया था वो काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस लेते थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता था वॉर इंडेमनिटी का. ठीक है, इट वॉज अ गारंटी कि हम आप पर दोबारा अटैक नहीं करेंगे, मतलब विदाउट एनी वैलिड रीज़न हम आप पर खुद से आके अटैक नहीं करेंगे. ये गारंटी कार्ड होता था वॉर इंडेमनिटी जो था वो. अब क्या हुआ, ये जो प्राइस थी इसको पे नहीं कर पाए सरदार. जो सिक्स थे उन्होंने कुछ प्राइस पे कर दिया, कुछ वो पे नहीं कर पाए. जो प्राइस वो पे नहीं कर पाए तो उनको एज पेनल्टी कुछ टेरिटरीज देनी पड़ती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को. तो इसी पेनल्टी को पे करने के लिए बियास और इंडस के बीच में जितने भी रीजन्स थे तो उसमें से कश्मीर, हाराजा, ये कुछ ऐसे रीजन्स थे जिनको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब अपने कंट्रोल में ले लिया था. ओके, द सिक्स वर टू लिमिट देयर आर्मी टू सर्टेन नंबर. जो आर्मी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी सिक्स की आर्मी. ठीक है, हमने खालसा पढ़ा था, हमने खालसा पंथ पढ़ा था. तो ये जो सिक्स की आर्मी थी इसको काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड नंबर में लाइक बांध दिया था कि आप इससे ज़्यादा आर्मी पर्सन नहीं रख सकते. ऑल्सो ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस वॉज अपॉइंटेड टू द सिख कोर्ट. ठीक है, यू नो द मीनिंग ऑफ रेजिडेंट बाय नाउ. सेकेंड एंग्लो सिख वॉर. अब जो फर्स्ट हो गया 1845 में जो हुआ था, ठीक है, 1846 में वो ख़त्म हो गया विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर. सो नाउ वी विल बी गोइंग अहेड एंड वी विल बी स्टडिंग सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 to 49. The growing influence of British in Punjab was hard to tolerate for some freedom-loving Sikhs. Mulraj, the chieftain of Multan, rose against the British. The Sikhs, however, lost their second war, after which the British annexed the territory of Punjab to their kingdom in 1849. तो इसमें ये था कि जो वॉर हुआ था इसमें ये हुआ था दैट देयर वर सम पीपल लाइक सम फ्रीडम लविंग सिक्स. उनमें से मुलराज का हम नाम पढ़ रहे हैं. ही वॉज चीफ्टेन ऑफ मुल्तान. वो रिवोल्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एट दैट टाइम. ठीक है, ऑल्दो दे लॉस्ट दिस वॉर एज वेल एंड दिस लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ द होल ऑफ पंजाब.
रीजंस क्या क्या थे अगर हम पर्टिकुलरली रीजंस पढ़े, दैन द ह्यूमिलिएशन कॉज्ड बाय फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वेयर इन द सिख एम्पायर हैड लॉस्ट सम टेरिटरीज टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट रीजन वॉज दैट देर वॉज ह्यूमिलिएशन. जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर सिक्स ने हारा था उसकी वजह से उनको काफ़ी डिसरेस्पेक्टेड फील हुआ था, एंड टू कॉम्पनसेट दैट थिंग उन्होंने दूसरा एंग्लो सिख वॉर भी लीड करने के लिए सोचा. महारानी जिंदन कौर वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली बाय ब्रिटिश. सी, उनका जो सन था उसकी जगह पे महारानी जिंदन कौर, ठीक है, जिंदन कौर रूल कर रही थी और उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था. ओके, सो दिस वॉज अनदर रीजन, एंड दिस इज़ वेरी दिस इज़ वेरी एप्ट रीजन टू स्टडी, क्योंकि ये रीज़न कुछ ऐसा था कि जो फीमेल रूलर है उनको आप उतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, एंड उनको लेस पावरफुल समझ के यू आर नॉट ट्रीटिंग हर इन अ राइट मैनर. She was removed from Lahore on conspiracy charges against the British resident in Lahore. First, see how she was not treated properly. Like, she was removed from Lahore on conspiracy charges against British resident in Lahore. Multan was a part of Sikh Empire when Maharaja Ranjit Singh had captured in 1818. मुल्तान के बारे में आप बात कर रहे हैं, एंड एट दैट टाइम इट वॉज गवर्न बाय दीवान मुलराज. ही रिजेंटेड द लाहौर कोर्ट्स, capital of Sikh Empire, but controlled by British resident since the first Anglo-Sikh War. Demand for increased tax assessment and revenues. Okay, increased tax and revenues, ये कुछ ऐसे reasons थे जो सारे ही revolts में common है. ठीक है, अभी हमने बहुत सारे रिवोल्ट्स पढ़ लिए हैं, अभी हम और भी आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से अपराइजिंग टाइम टू टाइम होती जाती थी. ओके, तो जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे उस टाइम पे सर फ्रेडरिक क्यूरी, इस नाम से उस जगह पे रेजिडेंट सर फ्रेडरिक क्यूरी थे. ही अंडरमाइंड मुलराज एंड इम्पोज्ड अनदर गवर्नर सरदार खान सिंह अलॉन्ग विद अ ब्रिटिश एजेंट पैट्रिक वॉन्स आग्नी. ठीक है, तो ऐसी कुछ इवेंट्स हो रही थी कि जो वहाँ पे ऑलरेडी अपॉइंटेड थे और उसको कॉम्पिटेंट कंसिडर नहीं किया गया, और उनकी जगह दूसरे एक जो गवर्नर जिनको वो ट्रस्ट कर सकते हैं उनको वहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया. इन 1848 वॉन्स आग्न्यू एंड अनदर ऑफिसर हु अराइव्ड इन मुल्तान टू टेक चार्ज वर मर्डर्ड बाय मुलराज टू. अब अपसेट तो थे ही मुलराज, ठीक है, उसी के साथ साथ उन्होंने जब वांग्स एग्न्यू और एक और ऑफिसर जब चार्ज लेने पहुँचे, ठीक है, वहाँ पे अपॉइंट किए गए, और जब वो उस जगह पे पहुँचे तो मुलराज की ट्रूप ने उनको मर्डर कर दिया. दिस न्यूज़ लेड टू अनरेस्ट इन पंजाब एंड मैनी सिख सोल्जर्स joined the rebel forces against the British. Now this fight was against the British. Okay, so many Sikh soldiers who were already disappointed with this British East India Company, उन्होंने भी इस rebel को join कर लिया. Now the course of war, like how actually things were going on. Battles were fought in Ramnagar and Chilianwala. The battle at Ramnagar was indecisive, whereas the Sikhs won the Chilianwala. दो जगह बैटल हुआ, पहली जगह पे सिक्स जीत गए थे चिलियानवाला, और दूसरी जगह रामनगर, वहाँ पे जो बैटल था उसका कोई रिजल्ट नहीं था, इट वॉज इनकन्क्लूसिव. द फाइनल बैटल वॉज फॉट एट गुजरात नियर चेनाब, नॉट द प्रेजेंट इंडियन स्टेट गुजरात, इन 1849. ठीक है, जो गुजरात की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ये अभी रिसेंटली पाकिस्तान में है, उस टाइम पे इसको इंडिया में ही कंसिडर किया जाता था. दिस वॉज वन बाय ब्रिटिश फोर्सेस. द अफगान फोर्सेस अंडर दोस्त मोहम्मद खान हैड जॉइंड द सिक्स साइड. ओके, what was the result of second Anglo war? Punjab was annexed by British in March 1849 under Lord Dalhousie as per the Treaty of Lahore. The 11-year-old Maharaj Duleep Singh was pensioned off to England. ठीक है, जो दुलीप सिंह थे, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दुलीप सिंह एज माइनर ही वॉज मेड अ रूलर. उनकी जगह कौन रूल करता था जब तक वो उस एज तक नहीं पहुंच जाए जहाँ पर वो खुद रूल कर पाए, वो खुद थ्रोन पे से पूरे रीजन को कंट्रोल कर पाए, तो उस जगह पे उनकी माँ जिंदन कौर रूल करती थी. उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से. ओके, एंड देयर आर ऑल्सो सम अदर इवेंट्स विच लेड टू सेकेंड एंग्लो वॉर. और जब जिंदन कौर जो थी, उनका बेटा दुलीप सिंह, ठीक है, जिसकी एज नहीं हुई थी रूल करने लायक, उनको इंग्लैंड भेज दिया गया.
Okay, Jin Kaur was separated from her son, the Maharaja, and taken to Firozpur. Her allowance was reduced to meager amount and her jewels and money confiscated. जिंदन कौर के पास जितने भी पैसे थे, जितने भी ज्वेलरी थी, ठीक है, और जितने भी प्रेशियस चीज़ें थी वो सारी उनसे छीन ली गई थी और उनको जो अलाउंस मिलने लगा था, फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हर सन, उनका सन कहाँ इंग्लैंड भेज दिया दुलीप सिंह को, और उनको जो अलाउंस मिलता था फिरोजपुर में वो भी काफ़ी कम था. सर जॉन लॉरेंस वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब टू टेक केयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो इसका रिजल्ट तो यही है ना कि जो पूरा पंजाब था अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुका था. डलहौजी वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज रोल इन एनेक्सेशन ऑफ पंजाब टू द ब्रिटिश एंड वॉज मेड अ मार्क्विस. ठीक है, सो डलहौजी प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन दिस वॉर. उनके ही वजह से ऐसा बोला जाता है कि एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुआ था. फाइन, कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ पंजाब एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज सो मच हैप्पी विद हिम, इट मेड हिम अ मार्किस. अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे, हमने कहानियाँ तो काफ़ी सारी सुनी है कि कोहिनूर हीरा वो जो इंग्लैंड की रानी है वो पहनती है. ठीक है, इंग्लैंड में जो क्राउन पहना जाता है, जो वहाँ के किंग और क्वीन होते हैं, जो वहाँ की मेनली क्वीन होती हैं, वो जो क्राउन पहनती है वही उसी में कोहिनूर हीरा लगा हुआ है. अब वो अंग्रेज़ों के हाथों कैसे पड़ा? सी दिस इज़ ऑल्सो स्टोरी रिलेटेड टू एंग्लो सिख वॉर ओनली. ठीक है, इसमें हमने जो कहानियाँ सुनी है कि जो हीरा है वो इंडिया से कोहिनूर ले गए, कोहिनूर ले गए, उसका जो बैकग्राउंड है वही पढ़ रहे हैं हम बेसिकली. ओके, द फेमस कोहिनूर डायमंड वेंट इनटू ब्रिटिश हैंड्स. मैंने आपको बोला था जिंदन कौर के पास जितने भी प्रेशियस चीज़ें थी वो सारी उनके पैलेस में, उनके जो एरिया था जहाँ पे वो रूल करती थी वहाँ पे जितनी भी प्रेशियस चीज़ें थी वो सारी चीज़ें स्नैच कर ली गई थी ब्रिटिश के द्वारा. और जो कोहिनूर हीरा था उसको भी ओके जो पहले सिख एम्पायर में, ठीक है, तो बेसिकली यही है कि सिख एम्पायर के पास ही हुआ करता था कोहिनूर हीरा, और उसको भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था. इट वॉज इन पोजेशन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हु हैड विल्ड इट टू पुरी जगन्नाथ टेम्पल ऑफ ओडिशा, बट हिज विल वॉज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय ब्रिटिश. ठीक है, तो सिख एम्पायर में भी जो उनके सबसे पावरफुल लीडर थे रंजीत सिंह, उनके पास हुआ करता था कोहिनूर, और उन्होंने अपनी विल में ये लिख के गए थे वो कि जब वो मर जाएंगे उसके बाद इस जो डायमंड है इसको पुरी जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथपुरी वहाँ पे रख दिया जाए. लेकिन इस विश को भी पूरा नहीं किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद. इंस्टेड इट वॉज टेकन टू इंग्लैंड. दे से इट वॉज एक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर. उनके अकॉर्डिंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि ये जो चीज़ उनको मिली है ये ट्रीटी ऑफ लाहौर के अंडर ही मिली है. Okay, now they have signed the treaty of Lahore, so this would be under their possession. So this is all about jewelry and precious stones and Kohinoor, the most important Kohinoor. Okay, so we have studied everything related to Sikh Empire. First of all I told you about Ranjit Singh, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जो इनके मेन लीडर थे. Okay, and also we talked about how the relations between Mughals and this Sikh Empire they sold, ये भी हमने पढ़ा. पहले तो अच्छे थे, जैसे जो अकबर थे उनके टाइम पे रिलेशंस अच्छे थे, फिर जहांगीर, फिर औरंगज़ेब, तो जो रिलेशंस है वो खट्टे होते चले गए. ठीक है, बोलते हैं ना रिश्ते खट्टे होते चले गए, तो रिश्ते खट्टे होते चले गए. फिर उसके बाद इसी का मौका, जो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सोचा कि जो सिख एम्पायर है वो वीक होता जा रहा है. रंजीत सिंह के डेथ के बाद सिख एम्पायर वीक होता जा रहा है. और ऑल्सो इट वाज लाइक दैट कि जो पंजाब प्रेसिडेंसी था उसको रूल करना चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी. तो जो सिख्स थे उनको भी एक सस्पिशन था, उनको भी एक डाउट था कि हो सकता है कि हमें वीक समझ के ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अटैक कर दे. तो इसी की वजह से उन्होंने पहले ही अटैक कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी पर. और जो 2 वॉर्स फाइट किए गए, ठीक है, द फर्स्ट वॉर एंग्लो सिख वॉर एंड द सेकेंड वॉर, तो ये दोनों वॉर्स में उनकी हार हो गई थी. और इसी के चलते जो पूरा पंजाब था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था. फाइन, जो अपना कोहिनूर हीरा था वो भी इंग्लैंड चला गया था. So this was all about Anglo-Sikh War, and I hope you liked the lecture and also keep learning with us. Thank you.